नमस्कार। अपने विज्ञान विषय के चैप्टर चल रहे थे और अब जो अगला जो चैप्टर रहने वाला अपना रहेगा रोग, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज। अब इस चैप्टर में क्या होने वाला है, इस चैप्टर में अपन जो तमाम तरह के रोग हैं उनको पढ़ेंगे, उसके साथ में एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि इस चैप्टर को बहुत ढंग से पढ़िएगा और फैक्चुअल चीज़ों को मैं पूरा याद कराऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। देखिए, पहली बात आती है कि एक स्वस्थ व्यक्ति आप किसे कहोगे। स्वस्थ व्यक्ति आप किसे कहोगे? तो स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है, इन तीनों रूप से यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। तो सबसे पहली बात, ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो और ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में आता है। यदि इन तीनों कैटेगरी में व्यक्ति निरोग हो, निरोग का मतलब रोगी नहीं हो, स्वस्थ हो, वो कहलाएगा स्वस्थ व्यक्ति। और ये परिभाषा दी है WHO ने। किसने दी है? WHO ने। WHO का मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस WHO को बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होने के कारण ही इस 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे पूछ ले हेल्थ डे या स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। इस WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा के अंदर। तो 3 बातें ध्यान रखिएगा। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा, ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, वो व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति होगा। अब यदि इनमें से किसी भी घटक में, जैसे शारीरिक रूप से गड़बड़ हो जाए या मानसिक रूप से हो जाए या सामाजिक रूप से हो जाए, तो व्यक्ति रोगी हो जाता है। अब बात आती है रोगों की, रोग या डिजीज। तो डिजीज को मैं 2 श्रेणियों में बांटता हूं। एक ऐसे डिजीज जो व्यक्ति जन्म से साथ में लेके आवे, उन्हें बोलते हैं जन्मजात रोग। कैसे रोग? जन्मजात रोग। और ऐसे रोग जो व्यक्ति वातावरण से अर्जित करे, वो बोलाते हैं अर्जित या एक्वायर्ड डिजीज या उपार्जित। ऐसे रोग जो वातावरण से ग्रहण किए जाते हैं, यानी जन्म लेने के बाद में, वो कहलाते हैं उपार्जित या अर्जित रोग। और ऐसे रोग जो जन्म से पैदा होने के साथ में ही मिलते हैं, वो कहलाते हैं जन्मजात रोग। अब देखिए, ये जो अर्जित रोग होते हैं, यानी वातावरण से जो रोग प्राप्त होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो ऐसे रोग जो संक्रामक हो। संक्रामक का मतलब वायरल हो, वायरल का मतलब सीधी सी बात है इन्फेक्टिव हो या संचरणीय हो। और दूसरी श्रेणी अपन बांट सकते हैं, ऐसे रोग जो संक्रमित या संक्रमण से नहीं फैलते, वो कहलाते हैं असंक्रामक या असंचरणीय रोग। बोलो कोई दिक्कत? पूरे ध्यान से समझो। रोग 2 प्रकार के, जन्मजात और अर्जित रोग। अर्जित रोग वो भी 2 प्रकार के, संक्रामक और असंक्रामक रोग। अब मुद्दा आता है कि संक्रामक कौन से और असंक्रामक कौन से। तो संक्रामक का मतलब ऐसे रोग जो किसी रोगी के द्वारा फैलाया जाता हो, जो पहले मेरे माना कि कोई रोग हो रखा है और मेरे द्वारा किसी और को फैलाया जा रहा है, तो वो क्या है? संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग कौन से? किसी रोगी की उपयोग में ली हुई वस्तु से हवा द्वारा, पानी द्वारा फैलते हो, वो क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग जो इन श्रेणियों से नहीं फैलते हो, वो कहलाते हैं असंक्रामक या असंचरणीय रोग। हुई बात क्लियर? जन्मजात रोग, ये बच्चा क्या करता है? जन्म से ही साथ में लेके आता है। और इनमें मुख्यतः कौन से रोग होते हैं? आनुवांशिक रोग आते हैं, हेरिडिटल डिजीज।
या जेनेटिकल डिजीज आते हैं, आनुवांशिकीय रोग आते हैं। ठीक बात। अब इनको अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे कि कौन से रोगों की श्रेणी कौन से में आती है। तो सबसे पहला अपन ले रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा और यहां से प्रश्न पुटअप होने के चांसेस रहते हैं। पहला है अर्जित रोगों की श्रेणी, संक्रामक रोग या इन्फेक्टिव डिजीज। संक्रामक रोगों में अपन श्रेणियां बांटते हैं। ऐसे रोग जो जीवाणु से फैलते हैं वो जीवाणु जनित रोग, या आप इंग्लिश में बोलते हो बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज ऐसे रोग जो वायरस से फैलते हो, या वायरस जनित रोग या विषाणु जनित रोग। ऐसे रोग जो किससे फैलते हो, कवक से या फंजाई से फैलते हो, तो कवक जनित रोग। और ऐसे रोग जो हेलमिंथेस से फैलते हो, यानी कृमि जनित रोग। और ऐसे रोग जो प्रोटोजोआ से फैलते हो, वो प्रोटोजोआ जनित रोग। तो संक्रामक रोग में मुख्य तौर से अपन ये पढ़ेंगे, पहला कौन सा, जीवाणु जनित रोग, दूसरा विषाणु जनित रोग, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा हेलमिंथेस और पांचवा कह सकते हैं अपन कवक जनित रोग। तो मतलब ये अपन श्रेणियां बांट ली इनकी। अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे, पहला जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा प्रोटोजोआ, कवक, हेलमिंथेस, इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो पहला अपना आता है जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग या बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज यानी बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, यदि वो ट्रिक आपने याद कर ली तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप पूरा का पूरा याद कर लोगे। कौन सा, टपसीडी लाउंसर्जी। टपसीडी लाउंसर्जी। मैं आपके घर पे आया, आपने कहा सर बैठो, मैं बैठा। आपने कहा सर टीवी देखोगे, मैंने कहा बिल्कुल दिखा दो। तो जैसे ही आपने टीवी ऑन की तो आपका जो डिस्क का रिचार्ज था वो खत्म हो गया। अब आप क्या बोलोगे, सर मैं सीडी लगा दूं, मैंने कहा बिल्कुल लगा दो। तब आपने कहा एकदम हाथों हाथ सीडी लेके आता हूं, मतलब टप सीडी लाउंसर्जी। तो ट्रिक बन गई टप सीडी लाउंसर्जी, इसका मतलब जीवाणु जनित रोग है ये। टप सीडी लाउंसर्जी, टप सीडी लाउंसर्जी। इस टी में आपको 3 टी याद करने। पहला टीबी किससे होता है, जीवाणु से। दूसरा टिटनेस किससे होता है, वो भी जीवाणु से। और तीसरा टाइफाइड, ये भी किससे होता है, जीवाणु से। तो टिटनेस, टीबी और टाइफाइड ये तीनों किससे होते हैं, विषाणु से। और पी का मतलब प्लेग, और दूसरा पी का मतलब होता है न्यूमोनिया। अब आप कहोगे सर पी का मतलब न्यूमोनिया कैसे, तो इस न्यूमोनिया में पी क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तीसरी सी का मतलब कोलेरा। सी का मतलब कोलेरा या हेजा, कोलेरा को हिंदी में बोलते हैं हेजा। डी का मतलब डिप्थीरिया, डी का मतलब डिप्थीरिया। एल का मतलब लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग। ये यदि ट्रिक याद है आपको तो पूरे रोग याद है। डब्ल्यू का मतलब वुपिंग कफ, वुपिंग कफ। एस का मतलब सुजाक या सिफिलस। और जी का मतलब गोनेरिया। तो ये सारे के सारे रोग किससे होते हैं भाई, जीवाणु से होते हैं। एक पशुओं में रोग होता है एंथ्रेक्स रोग या सॉल्टर रोग। उनके अलावा यदि मानव की बात करें तो इतने सारे रोग ध्यान रखें। टप सीडी लाउंसर्जी, टिटनेस, टीबी, टाइफाइड, प्लेग, न्यूमोनिया, कोलेरा, हेजा, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, वुपिंग कफ, सुजाक या सिफिलिस और गोनेरिया। ये रोग याद है तो आपको आसानी से पूरे पूरे जीवाणु जनित रोग याद है। ठीक बात। अब इनमें कुछ विशेष बातें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां लिख लेता हूं रोग। ठीक है, रोग कारक याद करने की कोई जरूरत नहीं है। किसको प्रभावित करता है और
विशेष, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी है तो अपन लिख लेंगे। देखो रोग कारक की कुछ है ही नहीं, जैसा जिसका रोग का नाम है वैसा वैसा उसका रोग कारक है, ठीक बात। तो सबसे पहला रोग है टीबी। टीबी का पूरा नाम क्या है वो देखेंगे थोड़ी देर बाद में। टीबी किसको प्रभावित करती है, तो फेफड़ों को यानी श्वसन तंत्र को। तो टीबी किसको प्रभावित करती है, श्वसन तंत्र को, और श्वसन तंत्र के बाद में पूरे के पूरे शरीर को। तो टीबी किसको प्रभावित करती है, श्वसन तंत्र और पूरे शरीर को प्रभावित करती। विशेष क्या, तो टीबी के बारे में विशेष जानकारी ध्यान रखना, टीबी का पूरा नाम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी का पूरा नाम क्या है, ट्यूबरक्लोसिस या क्षय रोग, ठीक है। टीबी का नाम क्या, ट्यूबरक्लोसिस या क्षय रोग। और सुनो, टीबी का एक टीका लगता है, उसका नाम है बीसीजी का टीका। बीसीजी का मतलब बैसिलस कालमेट ग्वारिन, बैसिलस कालमेट ग्वारिन। और बीसीजी का टीका किसी भी बच्चे में पहला टीका लगता है तो वो लगता है बीसीजी का, यानी बच्चा जन्म लेने के बाद में जो प्रथम टीका 1.5 महीने में लगता है वो लगता है बीसीजी का टीका, जो टीबी का टीका होता है, ठीक बात। इसका उपचार, तो उपचार की पद्धति होती डॉट्स। ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, डॉट्स। डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म। और यदि अपन बात करें इसकी जांच की, तो टीबी की जांच क्या होती है, तो वो होती है मॉन्टेक्स जांच। टीबी की जांच कौन सी, मॉन्टेक्स जांच। तो टीबी के बारे में इतनी बातें ध्यान रखनी है। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ट्यूबरक्लोसिस का पूरा नाम है, क्षय रोग भी कहते हैं। बीसीजी का टीका लगता है, डॉट्स पद्धति अपनाई जाती है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म, मतलब डॉक्टर के सीधे ध्यान में रखा जाता है। और एक बार इसका जो ट्रीटमेंट है आपने बीच में बंद कर दिया, टीबी बिगड़ भी सकती है। और जांच मॉन्टेक्स जांच। ये तो बात हुई किसकी, टीबी की। टीबी के बाद अपन दूसरा लोग लेते हैं टिटनेस। कौन सा, टिटनेस। टिटनेस, तो टिटनेस किसको प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को। किसको प्रभावित करता है, आपके तंत्रिका तंत्र, नर्वल सिस्टम को प्रभावित करता है। इसी टिटनेस का और नाम है धनुष टंकार रोग। कौन सा, धनुष टंकार रोग, यानी आपके शरीर की आकृति धनुष के समान हो जाएगी। इस प्रकार से पूरा पूरा आप पीछे झुक जाओगे और एक धनुष के समान आपकी आकृति बन जाएगी। आपका तंत्रिका तंत्र क्या होगा, प्रभावित होगा। तो धनुष टंकार रोग, ये ध्यान रखिएगा, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। विशेष बात क्या टिटनेस की, वो देखो। टिटनेस किससे होता है, किससे नहीं होता, जीवाणु से होता है, वो बात पता चल गई। टिटनेस का जो जीवाणु होता है वो गोबर में, पुरानी मिट्टी में पाया जाता है। और टिटनेस का एक टीका लगता है, टिटनेस का टीका डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका, ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। टिटनेस का टीका, डीपीटी का टीका, यानी डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, इन तीनों में कौन सा टीका लगता है, डीपीटी का टीका। मतलब सीधी सी बात है, टिटनेस में, डिप्थीरिया में और पर्टूसिस में, इन तीनों के अंदर एक टीका लगता है, डीपीटी का टीका। तो ध्यान रखिएगा। अगला, टिटनेस के बाद आता है टाइफाइड या आंत्र जवर रोग। कैसा रोग, आंत्र जवर रोग। ये प्रभावित करता है पाचन तंत्र को। किसको प्रभावित करता है, पाचन तंत्र को। इसका विशेष विवरण देखें अपन तो ध्यान रखिएगा, इसकी जांच होती है विडाल जांच। टाइफाइड की जांच कौन सी जांच है, विडाल जांच। ये ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि टाइफाइड की जांच कौन सी, तो विडाल जांच, विडाल जांच, ठीक है। टाइफाइड और पाचन तंत्र के साथ साथ ये क्या, मटर सूप, दस्त, मटर सूप, स्टूल या दस्त लगती है।
मतलब पाचन तंत्र खराब कर देगा और आपके बार बार दस्ते लगेगी। ये टाइफाइड से संबंधित लक्षण है। बुखार आएगा और इससे प्रतिजैविक औषधियां कारगर होती है। टाइफाइड के बाद अगला रोग देखें अपन, तो होता है प्लेग। प्लेग में ध्यान रखना, इसे बोलते हैं चूहे से होने वाली बीमारी। चूहे से होने वाली बीमारी किससे होती है? चूहे से। खास बात है किसको प्रभावित करेगा? तो ये भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको? तंत्रिका तंत्र को। तो प्लेग किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और प्लेग की खास बात है कि चूहों से होने वाली बीमारी यारसीनिया पेस्टिस से होता है। किससे होता है? यारसीनिया पेस्टिस से होता है। और सुनो, न्यूमोनिया। देखो कुछ महत्वपूर्ण चीजें ही देखनी है अपन को। न्यूमोनिया, इस न्यूमोनिया को बोलते हैं फेफड़े का जवर। किसको बोलते हैं? न्यूमोनिया को क्या बोलते हैं? फेफड़े का जवर, यानी फेफड़ों में पानी भर जाता है। तो फेफड़ों का ज्वर किसको प्रभावित करेगा? श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। और इसका विशेष बात, तो न्यूमोनिया फेफड़ों में क्या भर देता है? पानी भर देता है। फेफड़ों में क्या भर देता है? पानी भर देता है। अगली बात, न्यूमोनिया हो गया, और न्यूमोनिया के बाद छठवां रोग कोलेरा या हेजा। कोलेरा या हेजा के बारे में देखो, किसको प्रभावित करेगा? पाचन तंत्र को प्रभावित करेगा। दूषित जल से होता है। ये किससे होता है? दूषित जल से होता है। तो हेजा किससे होता है? विब्रियो कैलोरी से होता है। एक जीवाणु का नाम भी याद कर लो, विब्रियो कैलोरी। विब्रियो, देखो कोलेरा आ रहा है, कोलेरा से याद रख लो कोलेरी। रोग कारक के नाम कभी नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि उनके लगभग नाम सेम है। जैसे कोलेरा किससे होता है? विब्रियो कोलेरी से होता है। टीबी किससे होती है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। टिटनेस किससे होता है? कार्निबैक्टीरियम टिटेनी से होता है। तो आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। टाइफाइड किससे होता है? साल में नेला टाइफी से होता है। तो ये रोग कारक आपको याद करने की जरूरत नहीं। कोई विशेष बात हो तो वो याद करने की जरूरत है। उसके बाद अपन सातवां करते हैं कोलेरा के बाद में डिप्थीरिया। कौन सा रोग है? डिप्थीरिया। और इस डिप्थोरिया को बोलते हैं दम घोंटू बुखार। डिप्थीरिया को क्या बोलते हैं? दम घोंटू बुखार। यानी आपका जो श्वसन तंत्र है उसको पूर्ण रूपेण ये बाधित कर देता है, तो इसलिए इसे बोलते हैं दम घोंटू बुखार। किसको प्रभावित करेगा? श्वसन तंत्र को। एक टीका मैंने आपको बता दिया, कौन सा? डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका। अगला रोग, इस डिप्थीरिया के बाद में होता है लेप्रोसी या कुष्ठ रोग। लेप्रोसी या कुष्ठ रोग, इसे और भी बोलते हैं हैंसन रोग। क्या बोलते हैं? हैंसन रोग। तो वापस सुनो, लेप्रोसी भी बोलो, कुष्ठ रोग बोलो या हैंसन रोग बोलो, तीनों एक ही बात है। किसको प्रभावित करता है? तो ये आपकी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, त्वचा को प्रभावित करता है। यानी त्वचा के ऊपर जो मेलनिन वर्णक होता है वो निष्क्रिय कर देता है, उसको एकदम मेलनिन वर्णक हटने लग जाता है। ठीक बात। और इसके उपचार हेतु MZT यानी MDT मल्टी ड्रग थेरेपी अपनाई जाती है। कौन सी थेरेपी? मल्टी ड्रग थेरेपी। यानी इसमें कई प्रकार की औषधियों को अपनाया जाता है। किसमें? कुष्ठ रोग में। इसमें मुख्य तौर से कई प्रकार की दवाइयां हैं, जैसे क्लोफेजिमाइन, रिफम्पसिन, और अपन बात कर लेते हैं डम्पसिन,
रिफाम्पसिन, डम्पसिन और क्लोफेजिमाइन। तो ये 3 प्रकार की क्या है औषधियां MDT में, मतलब मल्टी ड्रग थेरेपी के अंदर, ये कुष्ठ रोग के उपचार के लिए। उसके बाद अपन अगला देखें, वूपिंग कफ। देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, ये तो डिटेल है ना, बहुत सामान्य सी डिटेल है, आपके एग्जाम के लिए, जैसे छोटे लेवल के एग्जाम में कभी नहीं पूछते, लेकिन जब महत्वपूर्ण एग्जाम्स की ओर जाते हैं तो इनकी विशेष ब्यौरा जरूर पूछ लेते हैं आपसे। वूपिंग कफ, इस वूपिंग कफ को और बोलते हैं काली खांसी। क्या बोलते हैं? काली खांसी, या बोलते हैं कुकर खांसी, या बोलते हैं 100 दिन की खांसी। 100 दिन की खांसी एक ही बात है, ठीक है। ये किससे होता है? पर्टूसिस से होता है। तो ध्यान रखना, पर्टूसिस आ जाए तो भी वूपिंग कफ की बात होगी। और ये देखे किसको प्रभावित करेगा? श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। और इसमें एक टीका लगता है, उसका नाम है DPT का टीका। काली खांसी से बचाने के लिए टीका लगता है, उसका नाम है DPT का टीका। और लास्ट में बचते हैं सुजाक और गोनेरिया। ये दोनों रोग कैसे हैं? लैंगिक रोग है। कैसे रोग हैं? लैंगिक रोग है। ये होता है ट्रिपेनम पैलिडम से, ट्रिपेनम पैलिडम से, और ये होता है नाइजीरिया गोनेराई से। नाइजीरिया गोनेराई और ट्रिपेनम पैलिडम। एस का मतलब सिफिलस या सुजाक, ये लास्ट रोग है सिफिलस, और ये होता है गोनेरिया। तो ये सिफिलस और गोनेरिया दोनों रोग कैसे हैं? लैंगिक रोग है। कैसे हैं? सेक्सुअल डिजीज है। जो सेक्सिक मतलब लैंगिक अंग होते हैं उन पर क्या होगा? लाल लाल दाने हो जाएंगे। तो ये एक कैसे जीवाणु जनित रोग है, और इनके जो अंदर देखा जाए तो जो रोग कारक होता है वो होता है ट्रिपेनम पैलिडम, ट्रिपेनम पैलिडम, और इसका होता है वो कौन सा होता है? नाइजीरिया गोनेराई। तो ये दोनों कैसे सेक्सुअल डिजीज है। एक बार वापस देख लो जीवाणु जनित रोगों के बारे में। आपको केवल ध्यान रखना है कौन सा? टपसिडी लाउंसर्जी, टीबी, टिटनेस, टाइफाइड, प्लेग, न्यूमोनिया, कोलेरा, हेजा, डिप्टीरिया, लेप्रोसी, वूपिंग कफ, सुजाक और गोनेरिया। उसके बाद किस किस को प्रभावित करता मैंने आपको बता दिया है। आप तो मुख्य रूप से वो ट्रिक जरूर याद रखिएगा। कौन सी ट्रिक? कि भाई टपसिडी लाउंसर्जी। अब दूसरा होता है विषाणु जनित रोग। कैसा जनित रोग? विषाणु जनित रोग, यानी वायरस से होने वाली, यानी वायरल डिजीज। अब देखो आपको ट्रिक याद रखनी, सा पीकर डिकार मारी, सा पीकर डिकार मारी, सा पीकर डिकार मारी। ट्रिक क्या ध्यान रखनी है? सा पीकर डिकार मारी। क्या मारी? डिकार। तो सा पीकर डिकार मारी। अब देखो एस का मतलब स्वाइन फ्लू, एस का मतलब स्वाइन फ्लू, ए का मतलब एड्स, पी का मतलब पीलिया और पोलियो। पीलिया और पोलियो दोनों वायरस से होते हैं, ध्यान रखिएगा। आई का मतलब इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। सी का मतलब चेचक, छोटी माता। आर का मतलब रेबीज, डी का मतलब डेंगू और के का मतलब खसरा। तो ये सब किससे होते हैं भाई? वायरस से होते हैं। वापस देखो, स्वाइन फ्लू, एड्स, पीलिया, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, रेबीज, डेंगू और खसरा, ये सारे रोग किससे होते हैं? विषाणु से होते हैं। सा पीकर डिकार मारी, SAPICR-DK। ठीक बात। अगला देखो, अब विशेष रूप से एक एक करके रोगों को देखते हैं। तो पहला है स्वाइन फ्लू। कैसा है? स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू किससे होता है भाई? H5N1 से होता है, सॉरी H1N1 से होता है। किससे होता है? H1N1 से होता है। इस H1N1 का पूरा नाम होता है हेमा एग्लूटीन न्यूरामिनिडेज, हेमा एग्लूटीन न्यूरामिनिडेज। हेमा एग्लूटीन न्यूरामिनिडेज। स्वाइन फ्लू की विशेष बात क्या है? किसको प्रभावित करेगा? श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा।
और ये जो H1N1 वायरस है, H1N1 जो वायरस है ये रिट्रो वायरस है, यानी बहरूपिया वायरस है, अपना रूप बदलता है। इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, किसमें, H1N1 में, वो कैसा होता है, आरएनए होता है। इसी कारण जैसे ही शरीर में ये प्रवेश करेगा तो आरएनए से डीएनए बनाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिट्रो या बहरूपिया वायरस। वही बात क्लियर। तो किस प्रकार का है वायरस, रिट्रो वायरस है। स्वाइन फ्लू के बाद देखो एड्स, AIDS, एड्स का पूरा नाम पूछ सकते हैं आपसे। तो एड्स किससे होता है, वो होता है HIV से। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है। अब विशेष विवरण क्या, ये भी कैसा वायरस है, रिट्रो वायरस है। HIV भी कैसा वायरस है, रिट्रो वायरस है, यानी इसमें आनुवांशिक पदार्थ कैसा है, आरएनए है। और यदि देखें तो एड्स का पूरा नाम, तो ध्यान रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम किसका पूरा नाम है, एड्स का पूरा नाम है। एड्स के बारे में यदि खास जानकारी रखें तो ये एक संक्रामक रोग होने के साथ साथ आनुवांशिक रोग की श्रेणी में भी आता है। क्यों आता है, क्योंकि जब गर्भवती माँ है और उसे एड्स है तो वो बच्चे में भी जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना HIV पॉजिटिव होना कोई एड्स नहीं है। एड्स का मतलब होता है आपकी जो अर्जित प्रतिरक्षा होती है, इम्यूनो का मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को बहुत ही कमजोर कर देता है एड्स। तो एड्स में सर्वाधिक क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। क्या कमजोर हो जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। अब एड्स की जांचें देखो, मतलब एड्स की क्या क्या जांचें होती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना एलिसा जांच, कौन सी जांच, एलिसा। दूसरा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, तीसरा न्यूक्लियर ब्लॉट टेस्ट। तो इस प्रकार की जांचें, और सबसे विश्वसनीय जांच होती है PCR जांच, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जांच। तो एड्स की जांचें कितनी, कौन कौन सी, एलिसा जांच, WBT यानी वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, न्यूक्लियर ब्लॉट टेस्ट और न्यूक्लिक एसिड ब्लॉट टेस्ट, या NAT या NBT या PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और सबसे आधुनिकतम और विश्वसनीय जांच कौन सी है, PCR जांच है। अब इन सब के पूरे नाम भी देख लो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड ब्लॉट टेस्ट या न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और एड्स की सबसे विश्वसनीय जांच कौन सी है, PCR। और ये प्रश्न बनने का चांसेस भी है। वही बात क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला पीलिया, इसी पीलिया को और बोलते हैं हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, जॉन्डिस बोलते हैं। वो होता है यदि पित्त रस का कोई गड़बड़ हो जाए तो वो होता है जॉन्डिस, लेकिन वायरस से हो रहा है वो हिपेटाइटिस। और हिपेटाइटिस किससे होता है, हिपेटाइटिस वायरस से होता है। किससे होता है, हिपेटाइटिस वायरस, हिंदी में ही लिख लेते हैं इसको, हिपेटाइटिस वायरस, हिपेटाइटिस वायरस से होता है। और देखो ये कई प्रकार का होता है, जैसे हिपेटाइटिस A, हिपेटाइटिस B, हिपेटाइटिस C, हिपेटाइटिस D, हिपेटाइटिस E। अब ये किन किन से होते हैं, तो हिपेटाइटिस A होता है हिपेटाइटिस A वायरस से, हिपेटाइटिस B होता है हिपेटाइटिस B वायरस से, हिपेटाइटिस C होता है हिपेटाइटिस C वायरस से, हिपेटाइटिस E होता है हिपेटाइटिस E वायरस से। तो कुछ नहीं है, ये जो रोग है इनको 5 भागों में बांटा गया, हिपेटाइटिस A, B, C, D और E। अब जो B और C होते हैं ये रक्त से संक्रमित होने से होते हैं, यानी रक्त द्वारा होते हैं। यदि खून यदि किसी का संक्रमित ग्रहण कर लिया है तो इस खून के माध्यम से क्या होता है, ये रोग होता है हिपेटाइटिस B और C। ये बात ध्यान रखिएगा। अब पीलिया के बाद अपन देखते हैं वो होता है पोलियो,
पीलिया के बाद कौन सा रोग आता है? पोलिया या पोलियो। अब इस पोलियो किससे होता है? तो पोलियो होता है पोलियो वायरस से होता है। देखो रोग कारक के नाम याद करने की आपको जरूरत ही नहीं, जैसा रोग वैसा उसका रोग कारक। तो ये पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से होता है। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? तो वो देखो कि पोलियो के लिए जो टीके होते हैं वो दो प्रकार के, एक तो होता है आईपीवी इंजेक्ट पोलियो वैक्सीन, और एक होता है ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। यानी जो मुख में 2 बूंद डालते हैं वो होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, और जो टीके लगते हैं वो होते हैं इंजेक्ट पोलियो वैक्सीन। ठीक बात। इस टीके के खोजकर्ता कौन थे? साल्क और सेबीन, साल्क एवं सेबीन, ये ध्यान रखिएगा। भारत पोलियो मुक्त है, भारत पोलियो मुक्त है, ध्यान रखिएगा। कब? 2014 से, जनवरी 2014 से भारत क्या है? पोलियो मुक्त है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्लस पोलियो अभियान 1995 में शुरू किया गया था। प्लस पोलियो अभियान कब शुरू हुआ था? 1995 में। पोलियो के बाद में इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। और ये इन्फ्लुएंजा किससे होता है? आर्थोमिक्सोवायरस से होता है। किससे होता है? आर्थोमिक्सोवायरस से होता है। अगला जो रोग आता है अपना वो होता है चेचक और छोटी माता। ये दोनों अलग अलग रोग है, ध्यान रखिएगा, पर इनका जो वंश होता है जिस वायरस का वो एक ही है, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। लक्षण लगभग सेम होते हैं, जैसे जो त्वचा होती है उस त्वचा पर लाल लाल दाने आना, फफोले बनना, ये चेचक और छोटी माता। इस चेचक के बारे में 2 बातें ध्यान रखना। चेचक के बारे में भारत में इस चेचक का उन्मूलन हो चुका है, उन्मूलन हो चुका है, ध्यान रखिएगा। चेचक का उन्मूलन हो चुका है, मतलब चेचक अब नहीं है। और सबसे पहला टीका किस रोग का बना था? चेचक का बना था। किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर। इसीलिए टीके का जनक कहते हैं एडवर्ड जेनर को। और सबसे पहला टीका एडवर्ड जेनर ने बनाया था। और किसका बनाया था? चेचक का। और चेचक का उन्मूलन पूर्ण रूपेण हो चुका है। ठीक बात। अब टीका क्या होता है वो देखो, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। टीका क्या है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। यानी टीका मानव शरीर स्वयं से उत्पन्न नहीं हुआ है, ये बाहर से ग्रहण किया गया, इसलिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल है। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले बनाया, चेचक का टीका बनाया था, चेचक का उन्मूलन हो चुका है, और वेरियोला वायरस से होते हैं ये। अब उसके बाद में आता है रेबीज रोग या हाइड्रोफोबिया, यानी जल से वो रोगी डरता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हाइड्रोफोबिया। और इस रोग की खास बात क्या है कि जो रेबीज है वो रेब्डो वायरस से होता है। किस वायरस से होता है? रेब्डो वायरस। और ये क्या होता है? पशुओं के काटने या उनकी लार से फैलते हैं, पशुओं की लार से फैलता है। ठीक बात। तो ये रेबीज के बारे में ध्यान रखिएगा। अगला, इस रेबीज के टीके की खोज करता लुई पाश्चर ने की थी, ध्यान रखिएगा। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पाश्चर। ये थोड़ा महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। देखो, पोलियो के साल्क और सेबिन, टीबी का रॉबर्ट कोच ने, लुई पाश्चर ने रेबीज का टीके का आविष्कार किया था। और फिर है डेंगू। तो डेंगू किससे होता है? अरबो वायरस से होता है। ये ध्यान रखना, डेंगू मच्छर काटने से नहीं, अरबो वायरस से होता है। किससे होता है डेंगू? अरबो वायरस से होता है। और इसे फैलाता कौन है, मतलब संक्रमण कौन करता है? तो संक्रमण करता है एंडीज मच्छर। और ये एंडीज कौन सी? मादा। ध्यान रखिएगा, मादा मच्छर ही
काट सकती है। तो मादा एंडीज मच्छर से कौन सा होता है? डेंगू होता है। और लास्ट में बचता है खसरा। और खसरा रोग जैसा ही होता है, जैसा होता है जो छोटी ओरी निकलती है अपने, छोटी माथा, वैसा वैसा कौन सा रोग होता है? खसरा रोग होता है। तो ये मुख्य तौर से कौन से हुए अपने वायरस जनित रोग। एक बार वापस देखो, आपको ध्यान रखना है कौन सा? सांप, पीकर, डीके, और इसमें मुख्य तौर से स्वाइन फ्लू, एड्स के बाद में आपको ध्यान रखना है पीलिया, पोलियो, रेबीज, डेंगू, खसरा। ठीक बात। और अगला जो अपना आता है प्रोटोजोआ जनित रोग। कौन से जनित रोग? प्रोटोजोआ जनित रोग। और प्रोटोजोआ जनित रोग में देखिएगा आप, ठीक ध्यान रखना, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। इस ट्रिक से आपका काम हो जाएगा, कुछ याद ही नहीं करना है। पा का मतलब पायरिया, तो पायरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। का मतलब काला आजार, काला आजार किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। म का मतलब मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। पे का मतलब पेचिस, और सोते हैं का मतलब निद्रा रोग। ये सारे के सारे प्रोटोजोआ से होते हैं। एक बार वापस देखो, सबसे पहला कौन सा? पायरिया, दूसरा काला आजार, तीसरा मलेरिया, चौथा पेचिस, और अगला हो गया निद्रा रोग। ये सारे के सारे किससे होते हैं? प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। याद हुआ? पायरिया, काला आजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग। अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। देखो, पायरिया ये किससे होता है? मसूड़ों से संबंधित रोग होता है, मसूड़ों से संबंधित, मुंह से बदबू आती है। काला आजार रोग ये होता है लिस्वोनियो डोनोवोनी, लिस्वोनियो डोनोवोनी। तो डॉन कैसा है? काला है भाई, डॉन कैसा है? काला है। तो लिस्वोनियो डोनोवोनी से कौन सा रोग होता है? काला आजार। मलेरिया के बारे में अलग से चर्चा करेंगे अपन। पैचिस, ठीक है। निद्रा रोग, और ये सारे रोग बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इसमें से प्रश्न बनता ही बनता है। तो ध्यान रखना, लिस्वोनियो डोनोवोनी, और ये किससे होता है? बालू मक्खी किस फैलता है? बालू मक्खी से फैलाती है, ध्यान रखिएगा। और निद्रा रोग फैलाती सीसी मक्खी। ये मक्खियों के बारे में भी ध्यान रखना। निद्रा रोग कौन सी मक्खी फैलाती? सीसी मक्खी। और काला आजार कौन सी मक्खी फैलाती? बालू मक्खी। किससे होता है? लिस्वोनियो डोनोवोनी। ठीक बात। तो ये होते प्रोटोजोआ जनित रोग। अब मलेरिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मलेरिया से कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है। तो मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। होता तो प्रोटोजोआ से ही है, लेकिन कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम से। ये कई प्रकार की इसकी जातियां होती है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, है ना। और ये इसके कारण होता है। इसे फैलाता कौन है? संक्रमण कौन करता है? तो मलेरिया को फैलाती कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर। हुई बात क्लियर? आगे सुनो, इस मलेरिया का सबसे खास बात क्या है? कंपकंपी छुड़वाता है, कंपकंपी। क्यों? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन को तोड़ देता है। जब हीमोग्लोबिन टूटेगा तो क्या बनेगा? हीमोजोइन। टूटकर क्या बनेगा? हीमोजोइन बनाएगा। और ये हीमोजोइन क्या करता है? शरीर में कंपकंपी छुड़वाता है। हुई बात क्लियर? आगे सुनो, मलेरिया की जो औषधि होती है, वो मलेरिया की औषधि कौन सी होती है? सिनकोना नामक पादप से प्राप्त होती है। सिनकोना पादप है, और उस पादप की छाल से, उस पादप की छाल से। और उस औषधि का क्या नाम है? तो बड़े अच्छे से सुनिएगा, कुनेन। अब आप जैसे कोरोना के समय सुना होगा क्लोरोक्विनोन, है ना। तो ये सारे मलेरिया की औषधि जैसे, तो ध्यान रखना, सिनकोना पादप की छाल से कुनेन प्राप्त होती है। ठीक बात। तो ये मलेरिया से संबंधित है। एक होती गैम्बूसिया मछली, ये थोड़ा सुन लो, गैम्बूसिया मछली। ये गैम्बूसिया मछली क्या करती है? पानी में जो मच्छर का लार्वा होता है, उस लार्वे को खाने में काम आती। कौन सी मछली? गैम्बूसिया मछली। ठीक है।
तो ये मलेरिया से संबंधित मुख्य मुख्य बातें ध्यान रखिएगा। प्लाज्मोडियम से होता है संक्रमण, मादा एनाफिलिस से हीमोग्लोबिन टूटकर हीमोजोइन बनता है, इसलिए कम कम भी छूटती है। औषधि सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त होती है, उसका नाम है कुनैन। तो ये मलेरिया से संबंधित ध्यान रखिएगा। अब अगला जो रोग आते हैं अपने कवक जनित रोग, यानी फंगल डिजीज। फंगल डिजीज, कवक जनित रोग। ट्रिक ध्यान रखो आप तो बस, कौन सा? गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। अब इसमें क्या ध्यान रखना, देखो सबसे पहले गंजापन, तो बालों का झड़ना, डेंड्रफ, ये कवक से होते हैं, ध्यान रखिएगा। दाद यानी रिंगवर्म, वो भी किससे होती है? कवक से। दमा, दम या दमा एक ही बात है। अस्थमा, ये भी किससे होती है? कवक से होती है। खाज खुजली, खाज और खुजली ये भी किससे होती है? कवक से होती है, ध्यान रखिएगा। और ए फुट का मतलब एथलीट फुट, एथलीट फुट रोग भी किससे होता है भाई? ये होता है कवक जनित रोगों से होता है। तो हुई बातें क्लियर? कवक जनित रोग, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजापन, दाद, दमा, खाज खुजली और एथलीट फुट। इसके बाद अपना लास्ट बचता है हेलमंथी जनित रोग। कौन सा? हेलमंथी जनित रोग। हेलमंथीज जनित रोग यानी कर्मी जनित रोग। कर्मी से कौन कौन से रोग होते हैं वो देखो आप। तो कर्मी से कौन कौन से होते हैं बड़े ध्यान से देखो। एक होता है एंटोरोबिया, एंटोरोबिया, और ये एंटोरोबिया को बोलते हैं चुनिया रोग। कौन सा रोग? चुनिया रोग। और सुनो एस्केरियसिस, एस्केरियसिस। और सुनो नारू रोग। तो ये सारे के सारे। हाथी पांव रोग, एक रोग होता है हाथी पांव रोग, यानी हाथी के समान पांव हो जाता पैर, इसे और बोलते हैं फाइलेरिया। और ये फाइलेरिया रोग के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। जो हाथी पांव रोग होता है ये एंडीज मच्छर से होता है। किस मच्छर से होता है? मादा एंडीज मच्छर से होता है। तो वापस देखो एक बार बड़े अच्छे से दिमाग को शांत करके। हेलमंथीज या कर्मी जनित रोग, पहला एंटोरोबिया, एस्केरियसिस, नारू रोग और फाइलेरिया या हाथी पांव रोग। ठीक बात। इस कर्मी निवारक दिवस कब मनाते हैं? कर्मी निवारक दिवस फरवरी मनाते हैं, 10 फरवरी में। कब मनाते हैं? 10 फरवरी को। कर्मी निवारक औषधि कौन सी होती है? यानी मानव शरीर से ही कर्मी को बाहर निकालने के लिए औषधि कौन सी होती है? तो एल्बेंडाजोल। कौन सी? एल्बेंडाजोल। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, एल्बेंडाजोल। तो ये मुख्य तौर से कौन से हो गए? हेलमंथीज जनित रोग। अब कुछ रसायनों से भी रोग होते हैं मानव में, तो वो देखेंगे रसायन जनित रोग। एक पहले अपन बात कर लेते कैंसर के बारे में। कैंसर को और क्या बोलते हैं? तो अन्य नाम इस कैंसर का हो गया करक रोग। कैसा रोग? करक रोग, अबूर्द रोग, ट्यूमर रोग। तो ये सारे कैंसर के नाम हो गए। या गांठ रोग, इस कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन मतलब स्टडी। इस कैंसर का जो इलाज होता है किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होता है? तो वो होता है ऑन्कोलॉजी। तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर किस जीन से होता है? मतलब किस कोशिका में कौन से जीन के कारण होगा? ऑन्कोजीन के कारण। और ये ऑन्कोजीन क्या होगा? सिगरेट से, प्रदूषण से, इनसे हो सकता है। शरीर में प्रवेश करने के बाद कोशिकाओं में अनकंट्रोल्ड वृद्धि करता है, अनियंत्रित वृद्धि करता है, इसलिए कैंसर हो जाता है। तो ऑन्कोजीन से होता है। अच्छा, ये कैंसर क्यों होता है या क्या होता है? तो कैंसर होता है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि कैंसर कहलाती है। तो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि क्या कहलाती है? कैंसर कहलाती है।
हुई बात क्लियर। अगला देखो, कैंसर का इलाज क्या कहलाता है? तो कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी। कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी। कैंसर की जांच तो होती है पेप जांच। कौन सी जांच? पेप जांच या पेप टेस्ट। तो कैंसर के बारे में इतनी चीजें ध्यान रखना। सबसे पहला क्या? करक रोग, अबूर्त रोग, ट्यूमर, ऑन्कोलॉजी, जीन, ऑन्कोजीन। क्या होती? कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, यानी कंट्रोल्ड में नहीं होती, कोशिका बढ़ती जाती है। कीमोथेरेपी इसका इलाज होता है। इसका जांच क्या होता है? पेप जांच होता है। और एक चीज और सुन लो, कोबाल्ट 60 का उपयोग, ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व, इस कोबाल्ट 60 का उपयोग लिया जाता है कैंसर के इलाज में। तो कैंसर के इलाज में किस रेडियो एक्टिव तत्व या रेडियो धर्मी तत्व का उपयोग होता है? कोबाल्ट 60। हुई बातें क्लियर? तो इतनी सारी बातें आपको कैंसर के बारे में ध्यान रखनी। और कुछ रसायन डिजीज देखो। अब मैं रोगों के नाम लिख रहा हूं और किस किस से होता है वो आप बताओ मुझे। पहला इटाई इटाई रोग। तो इटाई इटाई रोग किससे होता है? दूसरा, इटाई इटाई के बाद मिनी माटा रोग। मिनी माटा रोग। अगला है चैलकोसिस रोग। चैलकोसिस या कैलकोसिस एक ही बात है। चैलकोसिस रोग। अगला है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस रोग। अगला है फ्लोरोसिस या कुबड़ पट्टी रोग। फ्लोरोसिस या कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी। अगला है मिनीमाटा आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग। अगला है ब्लैक फुट रोग। अगला है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इन रोगों के बारे में आप मुझे बताओ कि इटाई इटाई किससे होता है। तो पूरे ध्यान से देखो, इटाई इटाई रोग किससे होता है? कैडमियम की अधिकता से। किससे होता है? कैडमियम की अधिकता से। इटाई इटाई रोग सीडी यानी कैडमियम, ये रसायन है, तत्व है, और ये धातु तत्व है कैडमियम। उसके यदि शरीर में चला जाए तो उस कैडमियम के कारण कौन सा रोग होगा? इटाई इटाई। ये एक क्षेत्र का नाम था, वहां पर अधिक हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया इटाई इटाई रोग। तो कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई रोग। एक बात ये। दूसरा मिनीमाटा रोग, ये होता है पारे की अधिकता से। पारा यानी मरकरी यानी Hg यानी हाइड्रेजाइरम की अधिकता से। अगला चैलकोसिस, ये होता है कॉपर यानी तांबे की अधिकता से। तांबा या कॉपर, Cu, इसकी अधिकता से। अगला सिलिकोसिस, सिलिकोसिस होता है सिलिकन की अधिकता से, यानी खाड़ियों में जो काम करते हैं। खाड़ियों का मतलब पत्थर, जो खंडवाड़िया होते हैं, तो पत्थर को तोड़ने पर जो पत्थर के छोटे छोटे जो फ्लाई ऐश होती है वो फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, तो ये सिलिकोसिस रोग होता है। तो सिलिका की अधिकता से। कुबड़ पट्टी, ये पानी में यदि फ्लोराइड की अधिकता है। पानी में किसकी अधिकता है? फ्लोराइड की। तो पानी में फ्लोराइड की अधिकता से रोग होता है फ्लोरोसिस। ब्लैक फुट रोग, ये कई बार पूछा हुआ, रेलवे वगैरह में तो बहुत ज्यादा बार पूछते हैं। आर्सेनिक की अधिकता से। एस यानी आर्सेनिक, यदि शरीर में आर्सेनिक चला जाए तो उसकी अधिकता से कौन सा होगा? ब्लैक फुट रोग। ब्लू बेबी सिंड्रोम, यदि शरीर में नाइट्रेट की अधिकता हो जाए। किसकी अधिकता? नाइट्रेट की अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो एक बार वापस देखो, इटाई इटाई कैडमियम, मिनीमाटा पारा, चैलकोसिस कॉपर, सिलिकोसिस सिलिका की अधिकता से, फ्लोरोसिस फ्लोराइड की अधिकता से, ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक की अधिकता से, और नाइट्रेट यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से। और एक होता है घेंगा रोग, आयोडीन की कमी से। घेंगा, गोइटर या गलगंट रोग आयोडीन की कमी से। तो ये रोग जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न बनता ही बनता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इटाई इटाई कैडमियम, मिनीमाटा पारा, चैलकोसिस कॉपर, सिलिकोसिस सिलिका, और फ्लोरोसिस फ्लोराइड की अधिकता से, ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक की अधिकता से, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से। हुई बातें क्लियर? तो ये हुए रसायन जनित रोग। अब कुछ आनुवांशिक रोग भी देख लेते हैं। आनुवांशिक रोग,
और आनुवांशिक रोगों को मैं 2 श्रेणी में बांटूं, यानी एक तो चलो छोड़ो, एक बात मुझे बताओ कि मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। कितने गुणसूत्र? 46। उनमें से 44 गुणसूत्र तो कैसे होते हैं? समलिंगी, यानी लिंग का निर्धारण नहीं करते, या अलिंगी। जबकि 2 जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? लिंगी गुणसूत्र या सेक्सुअल क्रोमोसोम, और ये होते हैं अलिंगी। ठीक बात। 44 होते हैं अलिंगी और 2 होते हैं लिंगी गुणसूत्र। ठीक बात। अब देखो, अब यदि 44 में यदि पुरुष है या मादा है तो 44 तो ये होगी XX मतलब महिला और XY का मतलब पुरुष, महिला। अब यदि इनमें से यदि एक गुणसूत्र कम हो जाए या एक गुणसूत्र बढ़ जाए तो क्या होगा? आनुवांशिकीय विकार हो जाते हैं। अब देखते रहो आप, पूरे ध्यान से देखना। सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है वो देखो। डाउन सिंड्रोम का मतलब होता है मानव में जो 46 गुणसूत्र होते हैं उसमें 21वां गुणसूत्र, कौन सा? 21वां गुणसूत्र यदि बढ़ जाए, 21वें गुणसूत्र की क्या हो जाए? अतिवृद्धि हो जाए, तो कौन सा रोग हो जाता है? डाउन सिंड्रोम। और इस डाउन सिंड्रोम को और बोलते हैं मंगोलिज्म। क्या बोलते हैं? मंगोलिज्म। मंगोलिज्म का मतलब सीधी सी बात है, ये ठुड्डी बाहर आ जाती है, सर पिचक जाता है, तो ये मंगोलिज्म होता है। और इसमें जो बच्चा होता है मानसिक विमंदित होता है, मानसिक विमंदित, अल्प आयु वाला होता है। तो ये सारे किस्म होते हैं डाउन सिंड्रोम। 21वां गुणसूत्र याद रखो। आपसे प्रश्न पूछेंगे डाउन सिंड्रोम किससे होता है? 21वें गुणसूत्र से होता है। फिर डाउन के बाद पटाऊ। देखो आपको पटाऊ सिंड्रोम ये होता है किससे? 13वें गुणसूत्र की अतिवृद्धि से। उसके बाद कैट क्राई सिंड्रोम। कैट क्राई सिंड्रोम याद कराऊंगा, आप चिंता मत करो, एक बार देखो। कैट क्राई सिंड्रोम 5वें गुणसूत्र से। उसके बाद अपन देखें डाउन, पटाऊ, कैट क्राई। कैट क्राई को और बोलते हैं मृजार क्रंदन, ये ध्यान रखिएगा। कैट क्राई को और बोलते हैं मृजार क्रंदन। और टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का मतलब सीधी सी बात है, जब 44 प्लस XX हो तो इसमें से एक गुणसूत्र कम पड़ जाता है तो बच जाता है 44 प्लस X। 44 प्लस X मतलब एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, तो ये जो महिला होगी वो बाध्य हो जाती, बंध्य हो जाती, मतलब उस महिला में नपुंसकता आ जाती है। तो 44 प्लस X उसमें गुणसूत्र हो जाते हैं, टर्नर सिंड्रोम। फिर है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? 44 प्लस पुरुषों में होता है, तो पुरुषों में 44 प्लस XY हुआ, इसमें क्या होगा? एक X गुणसूत्र जुड़ जाता है, तो क्या होगा? 44 प्लस XY। अब क्या होगा? जो पुरुष था उसमें महिला के गुण आ गए, तो क्या होगा? वो जो पुरुष होगा वो बंदी हो जाता है, तो वो कहलाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला जो अपन सिंड्रोम देखते हैं वो है आपराधिक सिंड्रोम या जैकब सिंड्रोम। आपराधिक या जैकब सिंड्रोम। इस आपराधिक सिंड्रोम पुरुषों के अंदर क्या होगा? 44 प्लस XY यानी एक Y गुणसूत्र की वृद्धि हो गई। तो अब जो पुरुष में है पुरुषत्व तो ज्यादा हो गया, शरीर पर बाल ही बाल है, उसमें जो मर्दान की वो बहुत ही ज्यादा आ गई, तो वो आदमखोर बन जाता है, उसमें पुरुषों के गुणसूत्र ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए बात है कि जो आपराधिक तरह के काम करना शुरू कर देता है। और यदि अपन देखें तो एक होता है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल यानी इसमें क्या होगा? 44 प्लस XX ट्रिपल X, यानी महिला तो थी लेकिन महिला के साथ साथ में एक X गुणसूत्र और जुड़ गया, तो महिला में और अधिक महिला के गुण आ गए। तो देखते ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी महिला तो बहुत सुंदर दिखेगी लेकिन वो बंदी होगी, बांझ होगी, तो ये सुपर फीमेल। तो अब याद कैसे करना, देखो यदि किसी व्यक्ति की 21 साल की उम्र हो जाए और उसकी शादी नहीं हो तो वो डाउन ही डाउन होता है। शादी नहीं हुई यार, क्या जिंदगी है मतलब, है ना, तो डाउन ही डाउन होगा। किसको पटाऊं? तेरे को पटाऊं,
13 को पढ़ता हूँ, इन 13वें गुणसूत्र से मैं कोई गड़बड़ी हो जाए तो। कैट कराई, बच्चा जब 5 साल तक होता है ना, बिल्ली की तरह रोता, म्याऊं म्याऊं इस प्रकार से। टर्नर सिंड्रोम, महिला टर्न मार ली, महिला ने टर्न मार ली मतलब 44 प्लस XX महिला थी, टर्न मार ली मतलब 1 X की कमी हो गई। क्लाइनफेल्टर, तो पुरुष क्लाइंट, तो सीधी सी बात है पुरुषों में होगा। और बात करते हैं जैकब सिंड्रोम, तो पुरुषों में आपराधिक गुण ज्यादा होते हैं, तो 44 प्लस X Y। और सुपर फीमेल, यानी महिला तो है लेकिन सुपर है, इसका मतलब ट्रिपल X, तो हो गया सुपर फीमेल। तो ये हो गए आनुवांशिक रोग। ठीक बात। तो ये जो अपना रोग वाला चैप्टर था बहुत ही शानदार चैप्टर था, और इसमें से प्रश्न बनने के चांसेस रहते ही रहते हैं, तो आप ढंग से इसको वापस देखिएगा। एक बार वापस दोहरा देता हूँ। जीवाणु जनित रोग, टप से टिलाऊं सर जी। विषाणु द्वारा, सांप पीकर डिकार मारी। कवक, गंजा दामाद खाए फ्रूट। प्रोटोजोआ, पापा काम पे सोते हैं। और हेलमंथी जनित रोग, तो एंटोरोबिया, एस्केरियसिस, नारू रोग, फाइलेरिया। उसके बाद टीका, तो एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। प्रथम टीका चेचक का बना था, चेचक का उन्मूलन हो चुका है। रॉबर्ट कोच ने टीबी के टीके की खोज की। साल्क और सेबिन ने पोलियो की। रेबीज के टीके की किसने की थी? लुई पाश्चर ने। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करेंगे अपना चैप्टर, तो ये पूरा हो गया रोग का, तो बहुत ही शानदार तरीके से हुआ था, और इसमें आपको मैंने वही चीजें बताई जो आपके काम की है। हालांकि मैं इस चैप्टर को कम से कम 2.5-3 घंटे तक पढ़ा सकता हूं, पर इसका कोई सेंस नहीं है, आपको कम समय में अधिक मिले, इसका मेरा मोटो रहा था। तो बहुत शानदार करवाया, बहुत ही उम्दा तरीके से करवाया। आपको अच्छा लगा होगा, एक बार इसको वापस देख लीजिएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।